साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि एग्जाम की तिथि क्या है और आपको फॉर्म भरते समय, ठीक है, फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, इन सभी बातों पर पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 1 2024 के तहत सहायक कार्यपालक अभियंता GTO, उसके बाद इसके नोटिफिकेशन 2/24 के तहत कनीय अभियंता, ठीक है, और 3/24 के तहत आप देखेंगे पत्राचार लिपिक और भंडार सहायक, 4 के तहत जो है वो कनीय लेखा लिपिक एवं 5 के तहत तकनीशियन का जो पद आया था उसके फॉर्म भरने की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है आपका कब से, 20/6 मतलब 20 जुलाई 2024 से। जो पहले जो आप देख रहे थे पहले प्रस्तावित था 1/4/2024 से, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण इसे एक्सटेंड कर गया, फिर बाद में लोकसभा चुनाव भी आ गया था। तो अब फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है और ये फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक है, तो 20 जून से 19 जुलाई तक, ठीक है, 19 जुलाई तक फॉर्म भरने की तिथि डिक्लेयर की गई है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, CBT जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका जो एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। मतलब एग्जाम की तिथि भी डिक्लेयर हो गई है, फॉर्म भरने की तिथि भी डिक्लेयर हो गई है। तो स्पष्ट रूप से आप लोग जो है वो डेफिनेट रूप से आप अपना निश्चित समय के अंतर्गत, क्योंकि अब ये तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी, ठीक है, आप इसे अंतिम ही समझें, अब ये तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी, इसे अंतिम समझते हुए आप अपना फॉर्म भरने का काम जो है वो इस 1 महीने के अंतर्गत, जो 1 माह का समय दिया गया है इसके अंतर्गत कर ले। और सितंबर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू होने वाला है, तो सितंबर में आप टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहे, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत दिशा निर्देश को भली भांति आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आपको फॉर्म भरने समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो उन सभी तथ्यों को पूरे विस्तार से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे GS आज तक, ठीक है, GS आज तक एकेडमी वाले YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पर आपको तैयारी से संबंधित वीडियो आते हैं, ठीक है। अभी इस पर मॉक टेस्ट चल रहा है और बहुत जल्द आपका इससे जो बिजली विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई है उससे संबंधित आपका मॉक भी इस पर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप डेफिनेट रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी तो आप लोग को मालूम है 1500 एप्लीकेशन फ़ी है, 1500 रुपये। जनरल कैटेगरी EBC और BC के लिए, SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 375 रुपये रखे गए हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन में मैंने पूरे विस्तार से एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था सिलेबस और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सिलेबस एंड मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, तो इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आपको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है कहाँ, वेबसाइट पर जाकर के। वेबसाइट क्या है, bsphcl.co.in, ठीक है। और वहाँ पे एक होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका एक फॉर्म खुलेगा जिसको भरना है, ठीक है। नो चेंज इन द नेम कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम। अगर आप एक बार जो नेम कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम जो आप एक बार डाल देंगे उसमें आप चेंज फिर नहीं कर पाएंगे सबमिट करने के बाद। तो याद रखिएगा जो भी आपको डिटेल्स भरना है उसे सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि जो भी आपको भरना होगा एक ही बार भरना होगा, एक बार आप सबमिट करने के बाद इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सुधार के लिए भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म भरते समय एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर आपके OTP वगैरह गिरेंगे और एग्जामिनेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया गया है पोस्ट के अनुसार वो आपके पास होना चाहिए और ये 31/3/2024 से पहले का होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन जो भी डिग्रियां हैं आपके पास वो 31/3/2024 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। किसी तरह का अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई परेशानी आ रही है तो एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।
कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, अगर जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन में लेट से रिपोर्ट करेंगे उनको अपीयर होने का मतलब चांस नहीं दिया जाएगा। आप अगर समय से पहले नहीं पहुंचते हैं तो आपको रिपोर्टिंग टाइम अगर स्पेसिफिक जो लेटर में एडमिट कार्ड में दिया जाएगा उससे पहले आपको पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट जो काफ़ी अर्जेंट चीज़ें हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये होगा ही जो एज प्रूफ के लिए होता है, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ रिक्विजिट एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और जिस पद के लिए जो डिग्रियाँ चाहिए वो डिग्रियाँ होना चाहिए, उसका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ऑथराइज्ड पर्सन से आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूज़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप बिहार के निवासी हैं, अस्थायी निवासी है, तो आपके पास अस्थायी प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर EWS में है तो EW सर्टिफिकेट, अगर नॉन क्रीमी लेयर में है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि देखिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका और EWS का जो सर्टिफिकेट होता है सिर्फ एक फिनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होता है। अगर आपका पुराना है, साल भर से पुराना है, तो आप नया बनवाने का प्रयास करें, अर्जेंट में आपको 1 सप्ताह के अंदर मिल जाता है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होता है वो परमानेंट होता है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आती है। उसके बाद आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ़ लैंड लूजर एंड लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास लैंड नहीं है, भूमिहीन है आप, तो उसके भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इफ़ क्लेम फॉर रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं, जैसे आप फ्रीडम फाइटर हैं, EWS हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कैटेगरी में आते हैं, किसी तरह OBC EBC में आते हैं, तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए क्लेम फॉर रिजर्वेशन। तो मैंने पहले भी बताया कि आपके पास सबसे पहला है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंशियल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो। तीसरा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, नॉन NCL, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा EWS में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पांचवा अगर आप हैंडीकैप्ड आते हैं तो हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको देखिए, अगर आप किसी भी पहले किसी संस्था में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कहीं दूसरे जगह एम्प्लॉई हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, या किसी सेमी ऑर्गेनाइजेशन में है, या पब्लिक सेक्टर में है, तो आपको वहाँ से एक NOC इशू करवाना पड़ेगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, ठीक है। NOC आपको वेरिफिकेशन के समय, ज्वाइनिंग के समय देना पड़ेगा, इसलिए NOC आपको चाहिए। ये फॉर्म भरने वक्त NOC की ज़रूरत नहीं होगी, फॉर्म भरने वक्त ये नहीं चाहिए। आपको कब चाहिए? वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के समय चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इसमें से कोई एक होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ्स ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने वक्त। और काउंटर फोलियो ऑफ द एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स कॉपी आपको वहीं पे जनरेट भी हो जाएगा, ठीक है, जनरेट हो जाएगा, जिसमें जो आएगा, ठीक है, काउंटर फोलियो ऑफ एडमिट कार्ड जो जनरेट होगा उसमें आपको यही कलर फोटो आएंगे। तो डेफिनेट रूप से कलर फोटो, सिग्नेचर्स वगैरह का सबका आपको रख लेना चाहिए एक फोल्डर बना करके, तब आप फॉर्म भरने जाएं। कैंडिडेट विल एबल टू सर्व द लीगल एक्शन इफ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टेड द नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स इफ फर्निश्ड बाय हिम हर, नो TA/DA विल बी पेड टू द कैंडिडेट इफ कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन काउंसलिंग। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी तरह का कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो फादर्स नेम हो, अपना नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, तो आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी DA और TA आपको अलाउ नहीं होगा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो ठीक है। तो अब हमारे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और किसी भी तरह का कोई अगर डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और किसी भी टॉपिक पर अगर चाहते हैं कि विस्तार से वीडियो चाहिए तो डेफिनेट रूप से आप हमें, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि BSPH रिजर्व राइट कैंसिल टू सिलेक्शन, देखिए ये BSPHCL जो है इसके पास राइट रहेगा कि आपके सिलेक्शन को कैंसिल कर सकता है एनी स्टेज ऑफ द इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज ऑफ द नॉइज। अगर नंबर घटती है, ठीक है, नंबर घटती है मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी घटती बढ़ती है, तो आपके काउंसलिंग को या फिर आपके जो राइट है उसको रिजर्व मतलब BSPHCL के पास राइट है कि वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस से कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग, जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे CBT एग्जाम के आधार पर, ठीक है, CBT एग्जाम के आधार पर जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन्हीं को वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। प्रिंट अ कॉपी ऑफ फाइनली सबमिट एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, जो भी आप फॉर्म भरेंगे, याद रखिएगा, जो भी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जब फाइनल सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने फॉर्म को प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर रखेंगे। नो रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फी वंस डिपॉजिटेड शैल बी मेड। अगर आप एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिए, ठीक है, और आप पैसे जमा कर दिए, तो डेफिनेट रूप से ये पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब सारे तथ्य आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो सारे तथ्यों को आप बारीकी से समझ गए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो मैंने पहले भी बताया आपको कि आप कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।